अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा एवेपोरेशन क्या होती है। एवेपोरेशन के बाद हमने वेपर प्रेशर पढ़ा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। और अब जब हम न्यू प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, आज जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इन दोनों से लिंक्ड है। यानी कि सबसे बेसिक क्या है, एवेपोरेशन है। आपको एवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर के बाद जब आप इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, तब आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ जब बॉयल होती है तो उसका क्या मतलब होता है। यानी कोई भी लिक्विड लाइक वाटर है या मिल्क है या कोई और लिक्विड आप बॉयल कर रहे हैं, तो उसका एक क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। सही है। एक यानी कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली, यानी कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये वाली स्टेट कौन सी होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर, ये आज हम देखेंगे। ये एक बहुत ही मज़े का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को यानी कि एक न्यू चीज़ पता चलेगी कि केमिस्ट्री के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। सही है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2-3 डिफरेंट कंपाउंड लेके जो है ना, उनका हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है ग्राफ के ज़रिए। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। The temperature at which the vapor pressure of liquids becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure। हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, कि जो गैसेस की वजह से प्रेशर ज़मीन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है ना। ज़मीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे गैस का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है ज़मीन के ऊपर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं गैसेस का प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन ग्रेविटी की वजह से सारी गैसेस को अपनी तरफ खींच रही है। सही है ना। बाकी जिस तरह आपको ये चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, इसी तरह गैसेस भी जो है ना, उनका भी मैस है अपना। ठीक है। और जो अर्थ है, जो ज़मीन है, ये क्या कर रही है, गैसेस को अपनी तरफ खींच रही है। इस वजह से गैसेस जब इसके ऊपर आती हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो किसकी इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। समझ आ गई ना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो कहते हैं कि जब किसी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाए, तब जो है ना लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गई है। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि लिक्विड बॉयल क्यों होता है। ये जनरली एग्जांपल देने लगा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। बेसिकली इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना चाहता है। एक सिलेंडर के अंदर गैस होती है, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक सिलेंडर के अंदर, जबकि उसके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, इर्द गिर्द जो प्रेशर होता है गैसेस का, वो क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही आप नूजल ओपन करते हैं इसकी सिलेंडर की, तो वहाँ से गैस बड़ी जल्दी जो है ना वो क्या आती है, बाहर निकलती है। क्यों बाहर निकलती है, वो अंदर ही क्यों नहीं रहती? उसकी वजह यही होती है कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर प्रेशर कम होता है। और हर चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना चाहती है। इसी तरह एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड का जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है, जैसे ही थोड़ा सा यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उससे, और यानी कि उस पॉइंट से ज़्यादा होता है, उस पॉइंट को तो हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। जैसे ही उस बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होता है तो क्या होता है कि अंदर जो है ना वो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह जो है ना वो लिक्विड अंदर से यानी कि हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर की तरफ आना जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। इस वजह से कोई भी अगर आप यानी कि मिल्क को आप हीट करें, जब आप उसको बॉयल करते हैं, तो अगर आप उसको ऊपर से ढका हुआ है तो मिल्क क्या होता है, यानी कि बर्तन के अंदर से बाहर आ जाता है। यही रीज़न है कि अंदर प्रेशर हाई हो जाता है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। स्टार्टिंग में जब आप लिक्विड रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। सही है। अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर बहुत कम होते हैं, बहुत कम वेपर प्रेशर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है। इसी वजह से लिक्विड बर्तन के अंदर ही पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसको एनर्जी देते रहते हैं, उसका वेपर बनते रहते हैं, वेपर प्रेशर बनता रहता है। जब वेपर प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है कि लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही है। जिस पे वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। सही ना। उस टेम्परेचर पे हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, या उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आ गई है। और जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ने लगता है, हम हीट और ज़्यादा देते हैं, तो क्या होता है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर कम हो जाता है। इस वजह से लिक्विड अंदर से यानी कि बाहर आ जाता है।
समझ आ गई इस चीज़ की। तो आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द लिक्विड मॉलिक्यूल गेन एनर्जी विच इज़ मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये वही चीज़ें जो सारी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट आप लोग इसको एक दफ़ा रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी। किसी भी लिक्विड को जब हीट करते हैं तो पहले से लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे आप हीट करना स्टार्ट करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, यानी कि उनके पास ज़्यादा जब जैसी एनर्जी आती है तो मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जैसी मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी आती है तो वो क्या होते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उनको डोमिनेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आप हीट नहीं करते, एक मॉलिक्यूल अगर दरमियान में लिक्विड के अंदर है तो उसे चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स ने क्या करके रखा हुआ, पकड़ा हुआ है। जैसे ही उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी वो उनसे जान छुड़ा के ऊपर सरफेस पे आएगा और वहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा। क्यों? उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है। सिमिलरली इस तरह एक कोई बड़ा लड़का हो और उसको बहुत सारे जो है ना वो लड़के घेरे हुए हैं, मीन्स कि उसे पकड़ा हुआ हो सख्ती से, और उस लड़के के पास इतनी एनर्जी हो कि वो उनसे जो है ना मीन्स कि उनको एक ही जो है ना झटके में छुड़ा के जो है ना वो निकल जाए उनसे, यानी कि दूर चला जाए उनसे। ये एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इस तरह मॉलिक्यूल जो है ना लिक्विड के अंदर वो भी इस तरह होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। जैसे ही उस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है हम देते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करता है कि दूसरे मॉलिक्यूल से यानी कि भाग जाता है, जान छुड़ा के चला जाता है। तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, और जो एनर्जी होती है उस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती है। इस वजह से ओवरकम यानी कि जो हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम टू द सरफेस एंड एवेपोरेट, सरफेस के ऊपर आते हैं और क्या हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होता जाता है। ऊपर से सिस्टम क्लोज है, जब सिस्टम क्लोज होगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, व्हेन दिस प्रेशर ऑफ लिक्विड, जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल होगा, देन एट दिस स्टेज लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। इस स्टेज भी लिक्विड का जो है ना वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हल्का सा थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इंटरनल प्रेशर यानी कि ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लिक्विड जो है ना वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड का होता है, गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। समझ आ गई है? तो जस्ट लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो गैसियस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाए तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट जो है ना वो लिक्विड्स लिए हैं, उनका हमने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है कि कितने कितने टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहे हैं। सबसे पहले द गिवन फिगर शोज द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल को हम शराब भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को आप सिंपल अल्कोहल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल की जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है। एक किस्म का शराब नहीं होता, हज़ारों लाखों किस्म की शराब होते हैं, ठीक है ना। तो पीने वाला तो जस्ट एक ही होता है, इथाइल अल्कोहल। समझ आ गई? तो इसके अलावा जो है ना आप इसको एथेनॉल भी बोल सकते हैं। बाकी डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर, ईथर भी क्या है, एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ईथर, लाखों करोड़ों ईथर हैं। इसके अलावा वाटर जो है ना एक लिक्विड है। इस तरह ये 3 हमने लिक्विड लिए हैं, एक ईथर है, एक अल्कोहल है और तीसरा वाटर है। इन तीनों को हमने सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चेक करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनका वेपर प्रेशर कितना है। इनका वेपर प्रेशर चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तीनों का 0 से बढ़ाएंगे। जैसे 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन बॉयल होता है। सबसे पहले वही बॉयल होगा जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, वीक होंगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि सेकंड पे कौन बॉयल होता है और थर्ड पे कौन बॉयल होता है। हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे और जिस टेम्परेचर पे इन तीनों लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहे हैं। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर इज 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आप देखें यहाँ पे हमने इस साइड पे क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर, यानी कि इस साइड पे अगर जैसे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस साइड पे ऊपर की तरफ हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वेपर प्रेशर लिया है। तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे प्रेशर भी 0 है और वेपर प्रेशर भी 0 है और टेम्परेचर भी 0 है। समझ आ गई है? तो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर इज 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है वो कितना है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये 0 टेम्परेचर है, 0 टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपर प्रेशर कितना है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये क्या है, ईथर है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईथर। इसके बाद नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल
25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इथाइल अल्कोहल का ये 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है यहाँ पे। उसके बाद वाटर जो है ना, वाटर का 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का ये 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सही है, ये तीन यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये तीनों लिक्विड के क्या है, वेपर प्रेशर है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि हम टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर रैपिडली इंक्रीजेज एंड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा तो ईथर सबसे पहले बॉयल होना शुरू होगा। तो ये जैसे ही 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, जैसे ही 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा ईथर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर ईथर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। ये देखें ये 20 है, 20 से आगे यहाँ पे जो है ना ये जो रेड कलर है यहाँ इतना टेम्परेचर है, यानी कि 34.6 टेम्परेचर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है ना वो 760, ये 760 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सही है ना, 760 के इक्वल हो गया, यानी कि ये 34.6 टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, 760 जो है ना अचीव हो गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो गया। ये यहाँ पे समझ आ गई इस चीज़ की। अब नेक्स्ट चलते हैं अल्कोहल की तरफ। जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया, अल्कोहल का टेम्परेचर हम जैसे ही 78 पे पहुँचे, ये यहाँ पे 78 आता है। सही है ना, ये यहाँ पे ऐसे 80 के करीब। तो ये जैसे ही 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचा तो अल्कोहल क्या हो गया, बॉयल हो गया, यानी कि अल्कोहल बढ़ता गया, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर। जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे आके 78 के ऊपर जो आके ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे वाटर है। वाटर का हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ही 100 पे पहुँचेंगे, जैसे ही 100 पे टेम्परेचर पहुँचेगा तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल हो जाएगा। इस तरह वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह और भी लिक्विड हैं जो 100 से ज़्यादा भी बॉयल होते हैं, 160 पे, 170 पे, 250 पे, 300 पे, अक्सर लिक्विड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। इसके अलावा इससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम से भी जो है ना कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो 0 माइनस यानी कि माइनस में भी जो है ना वो क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। सही हो गया। तो इस तरह कुछ लिक्विड्स होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने तीन लिक्विड लेके जर्नल एक एग्जांपल दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जिस तरह हमने वेपोरेशन के अंदर देखा 3 डिफरेंट फैक्टर थे, उसके बाद हमने वेपर प्रेशर के अंदर देखा कि 3 डिफरेंट फैक्टर कौन कौन से वेपर प्रेशर पे ऊपर असरअंदाज होते हैं, वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और उसके बाद है एक्सटर्नल प्रेशर। तो सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड जो है ना वो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लिक्विड की 2 किस्म की नेचर होती है। एक होता है पोलर लिक्विड्स होते हैं और दूसरे नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। और जो पोलर लिक्विड होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। ऑब्वियसली जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी वहाँ पे मॉलिक्यूल को अलग करना मुश्किल होगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल का यानी कि लिक्विड के अंदर से एस्केप आउट होना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल ने जो है ना उसे पकड़ के रखा होगा, तो उसे वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। जब ज़्यादा एनर्जी देनी होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो लेट बॉयल होगा, उसे ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब जाके वो बॉयल होगा, उसके बाद जो है यानी कि उसके वेपर्स बनेंगे, उसके बाद जो है ना वो फिर बॉयल होगा। और जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं ओबियसली उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। वहाँ पे थोड़ी सी जैसे हीट देंगे तो वो मॉलिक्यूल सेपरेट होकर जो है ना वो ऊपर एस्केप आउट हो जाएगा, और यानी कि कम टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इस तरह जो पोलर लिक्विड होते हैं उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, और जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। द पोलर लिक्विड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सेकेंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब substances having stronger intermolecular forces have high boiling points as compared to those substances which have weak intermolecular forces। यही बात हमने ऊपर भी की है कि जिन substances के अंदर intermolecular forces strong होंगी तो वो क्या होंगे, उनके boiling point high होंगे, और ऐसे substances जिनके अंदर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो क्या होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लेस होंगे, कम होंगे। थर्ड है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपको पता है कि हमारा जो है ना ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़मीन के ऊपर, ये कितना है, ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, यानी कि 760 से कम होता जाता है। तो बिल्कुल टॉप पे जाके जहाँ पे जो है ना, यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है खला के अंदर। सही है। इसी तरह जो है ना, अगर आप ऊपर प्रेशर और बढ़ाते हैं, जैसे ज़मीन के नीचे जाते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता है। जैसे आप ज़मीन की खुदाई करके ज़मीन के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे आप ज़मीन के नीचे जाते हैं जो प्रेशर है वो 760 मिलीमीटर से बढ़ के यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल नीचे जाएंगे आप तो वहाँ पे खाना पकाना जो है ना, या कोई इस तरह का कोई लिक्विड बॉयल करना, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपको कम हीट देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पे जो है ना वो हमारा खाना पक जाएगा, या हमारे पास कोई भी चीज़ जो है ना वो बॉयल हो जाएगी। समझ आ गई ना इस फिनोमेना की कितने मज़े का फिनोमेना है। यानी कि अगर ज़मीन से हम नीचे जाएंगे, हमारी जो अर्थ सरफेस है, सरफेस से हम नीचे जाना शुरू कर दें तो हमें प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो बढ़ रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो हमें जो है ना वेपर प्रेशर उसकी इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस लिक्विड को। तो जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे, ज़मीन की सरफेस से ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे तो जो गैसेस का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता जाएगा और हमें जो है ना वो कम हीट देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप ज़मीन पे यानी कि यहाँ पे बैठ के अगर खाना बनाते हैं या कोई लिक्विड बॉयल करते हैं तो वो क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। लेकिन अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी भी चले जाएं, या माउंट एवरेस्ट जो एक माउंटेन है, एक पहाड़ी है, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना बड़ा जल्दी खाना बन जाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी बॉयल नहीं होगा, वाटर बॉयल नहीं होगा, बल्कि कम पे होगा, कहीं पे 68 पे, 78 पे, यहाँ तक मुझे अब सही कोई लिमिट इसकी याद नहीं है। लेकिन जो है ना ये आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है, यानी कि डाउन होता जाता है, यानी कम टेम्परेचर के ऊपर वो जो है ना लिक्विड बॉयल हो जाता है। तो इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हाई देन बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बी हाई। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो है ना वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर से। जब वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर से इक्वल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। जो प्रेशर कुकर हम घरों में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, स्पेशली दालें हो गई या कुछ इस तरह का गोश्त, यानी कि जो इतना जल्दी गलता ना हो, मोटा गोश्त, ठीक है ना, वो इतना जल्दी गलता नहीं है, तो उसके लिए हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना वो बिल्कुल खाना यानी कि क्या हो जाता है, गल जाता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम जैसे ही ऊपर से उसको बिल्कुल फाइनल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब फुल बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि आप वहाँ पे अब जो लिक्विड है या जो पानी है या जो भी खुराक है उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर, उसको जो है ना उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जब उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है तो हमें क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ज़ाहिर है उस फूड के अंदर। जब ज़्यादा एनर्जी फूड को मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी, तो क्या होगा, वो जल्दी पक जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें, सिंपल एक बर्तन के अंदर बनाते हैं तो ऊपर से जो ढक्कन है सॉरी जो ऊपर से जो ढक्कन होता है वो क्या होता है कि बार बार उतरता रहता है, वहाँ से जो प्रेशर होता है अंदर वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। जो एनर्जी जो हीट इकट्ठी हुई होती है अंदर वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। इस तरह जो है ना खाना इतना जल्दी नहीं पकता वहाँ पे। तो इस जो प्रेशर कुकर है उसके ऊपर हम पक्का जो है ना बंद कर देते हैं। उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, इतना ज़्यादा गैसेज का प्रेशर बन जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। और वो एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर क्या करता है, फूड को बड़ा जल्दी जो है ना वो क्या करता है, गलने में मदद देता है। इस तरह वहाँ पे ऊपर जो है ना हमने एक सीटी सी रखी होती है, यानी कि वहाँ से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि प्रेशर हम रिलीज़ करते रहते हैं ताकि जो है ना ये प्रेशर कुकर जो है वो फटे ना। सही है। तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना रिलीज़ भी होता रहता है ऑटोमेटिकली। और वहाँ पे यानी कि ज़्यादा देर तक एनर्जी जो है ना या ज़्यादा देर तक जो टेम्परेचर है वो अंदर स्टोर रहता है। इस वजह से जो है ना वो क्या होता है कि 10-15 मिनट के अंदर जो खाना है वो गल जाता है। समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। ये डेली लाइफ की एग्जाम्पल है जो कि हम जो है ना केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं और ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।